नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। 2023 रवानगी पर है और 2024 दस्तक दे रहा है। ऐसे में वक्त है ये आकलन करने का कि बीता साल कैसा रहा, आने वाला साल कैसा हो सकता है। हर सेक्टर मंथन कर रहा है, जाहिर तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर भी इससे अछूता कहां रह सकता है। आज का शो खासतौर पर पूरे रियल्टी सेक्टर में हुई हलचलों को रिकॉल करने का है। जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे साल रियल्टी सेक्टर के अलग अलग सेगमेंट में कैसा प्रदर्शन रहा, घरों की बिक्री और नए लॉन्च कैसे रहे, ऑफिस, कमर्शियल और रिटेल सेगमेंट में कैसा रिएक्शन देखने को मिला, रियल एस्टेट में निवेश के लिहाज से यह साल कैसा रहा और 2023 से हम क्या सबक लेकर नए साल में 2024 में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें होंगी। हमारे साथ आज बड़ा ही शानदार पैनल है, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप अग्रवाल, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल। हमारे साथ अमित गोयनका हैं, एमडी निसस फाइनेंस। और हमारे साथ हैं अभिषेक कपूर, ईडीएन ग्रुप सीईओ, पूर्वांकरा ग्रुप। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका प्रदीप जी, अमित जी और अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रदीप सर आपके पास आते हैं और हाउसिंग सेक्टर पर बात करते हैं। एनरॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश के टॉप 7 शहरों में 4.5 लाख करोड़ की कीमत के 3,27,000 घर बिके हैं, जो कि कीमत के आधार पर 2022 से 44% अधिक है, लेकिन यूनिट्स के लिहाज से कम है। 2022 में 3,65,000 घर बिके हैं, जो साफ संकेत दे रहा है, ये जो डिफरेंस है वो साफ संकेत दे रहा है कि लग्जरी और अपर सेगमेंट में तेजी है। अफोर्डेबल हाउसिंग में कैसी हलचल रही है, वो भी एक बार बताइए। दीपक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। थैंक यू सर। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो जैसा कि एनरॉक की रिपोर्ट भी दिखा रही है कि जो डिमांड है हाउसिंग में वो ऑल अक्रॉस द सेक्टर्स बहुत ज्यादा अच्छी है। ऑफ कोर्स क्योंकि लैंड प्राइसेस अप हुए हैं और मटेरियल प्राइस भी कहीं ना कहीं अप हुए हैं, उसकी वजह से जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसके प्रोजेक्ट इस दौरान कम लॉन्च हुए हैं। बिकॉज जो एक आप कह सकते हैं जो गणित है, मैथमेटिक्स, वो बैठ नहीं पा रहा है कम प्राइस के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में। तो इस वक्त जो रुझान ज्यादा है वो मिड इनकम में ज्यादा है। तो जैसा कि आपने भी बताया कि लग्जरी या जो मिड इनकम है वो सबसे ज्यादा इस वक्त उफान पर है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। आप ये देखिए कि हमारी जो इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री किस लेवल पर ट्रेड कर रही है। जिस देश के अंदर उसकी जीडीपी में जिस इंडस्ट्री का सेकंड नंबर रूल आता हो, उस इंडस्ट्री की हालत क्या है आज। आप ये देखिए कि एक कंपनी है टाइटन, उस टाइटन की कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन आज की डेट में लगभग 3,21,000 करोड़। हमारे जितने रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं लिस्टेड, उन रियल एस्टेट प्लेयर्स की आप सबकी मार्केट कैपिटलाइजेशन रेजिडेंशियल की लगा लीजिए, तुम सबकी मिला के भी आपको 3.5 लाख करोड़ मिलेगी। पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो पूरे देश की जीडीपी में सेकंड नंबर का रोल प्ले करती है, और हर इंसान को घरों की जरूरत है। और क्या वो इंडस्ट्री इस तरीके से फल फूल पाई नहीं कि वो केवल एक कंपनी के बराबर वैल्यू दिखा रही है। मुझे लगता है अभी इसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल बाकी है। आने वाले जो 7 साल हैं लगभग 2030 तक, मैं रियल एस्टेट में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। साइकिल अप एंड डाउन के आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है रियल एस्टेट अनलॉक हुआ है और आने वाले कुछ सालों में आपको यहाँ पर इंडस्ट्री बिल्कुल दूसरे ही स्टाइल में नजर आएगी। और जो नंबर्स हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स या वैल्यूएशन टर्म्स में, मुझे लगता है मल्टीपल टाइम आपको नजर आएंगे। प्रदीप जी, देश भर में बीते 2 साल में रेरा रजिस्ट्रेशन के आंकड़े अगर हम देखें तो 2021 में देश भर के राज्यों के रेरा में 71,307 प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए थे। 2023 में नवंबर तक ये आंकड़ा 1,16,117 का है, यानी 2 साल में करीब 63% का उछाल है रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिहाज से। इसमें भी अगर हम इसी दौरान एनसीआर में रजिस्ट्रेशन को देखें तो हरियाणा में यह संख्या 988 से बढ़कर 1184 हुई है। उत्तर प्रदेश में 324 से बढ़कर महज 361 हुए हैं, यानी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। आपके मुताबिक एनसीआर में सेगमेंट वाइज कैसे प्रोजेक्ट्स अधिक लॉन्च हो रहे हैं? इसके अलावा क्या उत्तर प्रदेश के बजाय गुरुग्राम की तरफ, हरियाणा की तरफ ज्यादा लॉन्चिंग दिख रही है? तो दीपक जी, बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया है। देखिए, जो गुरुग्राम है इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मुझे लगता है देश के सबसे अग्रणी शहरों में है। इस वक्त का अगर आप गुरुग्राम कहें तो वो मिलेनियम सिटी भी हो सकता है। आप अगर, मुझे लगता है रात को अगर कार लेकर निकलें तो आपको कहीं ना कहीं सिंगापुर की फील भी यहाँ पर दिखाई देगी, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हुआ है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि जो गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने बहुत
बहुत काम यहाँ पर किया है। और आप देखें कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई काम होता है तो उसका सबसे पहला जो फायदा है वो रियल एस्टेट को होता है। उसके बहुत सारे रीजन है। देखिए, गुरुग्राम है वो कहीं कब पहले से भी हब रहा है जॉब्स का। आप देखिए कि बेस्ट आईटी सेक्टर जो है वो गुरुग्राम के अंदर है। आप ये देखिए, ऑटोमोबाइल का जो हब है वो गुरुग्राम है। बेस्ट जो हेल्थ केयर है वो गुरुग्राम के अंदर है। बेस्ट आईबी स्कूल्स गुरुग्राम में है। बेस्ट अगर जो 5 स्टार होटल्स हैं उनकी पूरी जो चेन है वो आपको यहाँ पे गुरुग्राम में देखेगी। बेस्ट मॉल्स, जो सोशल जो इंफ्रा है वो भी आपको काफी ज्यादा यहाँ पर मिलेगा। तो ऑफ कोर्स ये सारी की सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं किसी भी एक होम बायर को। मुझे लगता है कि नोएडा आज उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है गुरुग्राम से। गुरुग्राम नंबर 1 पर है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और यही एडवांटेज ले रहा है। इसी वजह से जो आप रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं और ज्यादा जो प्रोजेक्ट की लॉन्चेस देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी का रीजन है। और खास करके अगर मैं मिड इनकम सेगमेंट की बात करूं तो जिस टाइप की ग्रोथ आपने हमारी कंपनी में देखी है उसका रीजन भी यही है कि जितने भी सैलरीड क्लास लोग हैं, यानी पूरी कंपनी के अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं, 75% से ज्यादा लोग हमारे यहाँ जो होम बायर्स हैं वो सैलरीड क्लास लोग हैं। जैसा कि अमित जी भी अभी कह रहे थे कि होम फाइनेंस जो है उसके ऊपर ये पिलर है हमारी इंडस्ट्री का, बिल्कुल ठीक है। यही एक रीजन रहा है कि मोस्टली लोग होम लोन ऑप्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए इजी एंट्री है और रहने के लिए एक सुविधा है। ईएमआई पे करते हैं और जिंदगी भर के लिए अपना घर बना लेते हैं। मुझे लगता है यही एक एडवांटेज गुरुग्राम को मिला है, और इसी वजह से जो ऑप्टिमिज्म मुझ में दिख रहा है आपको, यही एक रीजन है उसका। तो बिल्कुल ये 2023 की चर्चा जारी रहेगी। 2023 में किस तरह का रिएक्शन रहा रियल एस्टेट का, डेवलपर्स ने किस तरह से रिएक्ट किया, न्यू लॉन्चेस और बिक्री किस तरह की रही, निवेश के लिए कैसा रहा, इन सारी बातों पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। लेकिन यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर खत्म है, नया साल आने को तैयार है, तो ऐसे में 2023 कैसा रहा और 2024 के लिए क्या कुछ संकेत बन रहे हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप सर, यही सवाल आपसे भी होगा, निवेश के लिए क्या करें, आपके प्रोजेक्ट में जाएं या फिर आपके शेयर्स में जाएं? सो दीपक जी, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इसमें अभिषेक जी से। मेरा बिल्कुल सिंपल आंसर रहेगा कि ये दोनों जो सेगमेंट है बिल्कुल अलग हैं। जिन लोगों को घर खरीदना है वो घर में ही इन्वेस्ट करेंगे। अगर मेरे पास भी पैसा है तो मैं पहली चॉइस मेरी हमेशा घर ही होगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो एक जो माइंडसेट है, इंडियन माइंडसेट, आप उसमें देखिए, उसमें रहता है कि सबसे पहले घर होना चाहिए। उसके प्राइस को वो डेली चेक नहीं करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट बहुत सेंसिटिव है। Correct. जो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स, यानी आज ग्लोबली कुछ होता है तो उसका इंपैक्ट भी यहाँ जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर स्टेबिलिटी माइंड से जाना है तो आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर्स की बजाय। बहरहाल अगर पूरे साल को देखें तो प्रोजेक्ट लॉन्च अच्छे रहे हैं, साथ ही 86% प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जाहिर तौर पर 2023 में जो तेजी रियल एस्टेट में देखने को मिली है वो अनलॉक हुई है। आगे भी ये तेजी बनी रह सकती है। ग्लोबल चिंताओं की वजह से विदेशी निवेशक का रुख कमजोर रहेगा, हालांकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जो निवेशक हैं वो सिलेक्टिव दिख रहे हैं, हर प्रोजेक्ट में निवेश नहीं हो रहा है, टॉप ब्रांड्स को निवेश मिल रहा है। लिस्टेड और ब्रांडेड डेवलपर्स की ग्रोथ भी शानदार दिख रही है, जो कि आगे भी बनी रह सकती है। यानी 2023 रियल्टी सेक्टर के लिए एक शानदार साल रहा, और 2024 में भी कुछ कुछ ऐसे ही संकेत नजर आ रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका प्रदीप जी, अभिषेक जी और अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्रॉपर्टी प्लस के इस शो में फिलहाल इतना ही। अगले शो में हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।